हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के कुछ प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये ऐसी रीजनिंग के प्रश्न हैं जो लगभग हर परीक्षा में एसएससी हो, रिपीटेबल एससी हो या जितनी भी रीजनिंग की परीक्षाएं होती हैं रीजनिंग बेस पे, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि रीजनिंग के इस सीरीज में कौन कौन से प्रश्न आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, थंबनेल पर भी दिखा होगा, जैसे कि लोमड़ी चालाक है, खरगोश क्या है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं और विषम की पहचान करिए। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न है, लोमड़ी यदि चालाक है तो खरगोश क्या है। ये इस तरीके के जो प्रश्न हैं दोस्तों, इनको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है लोमड़ी चालाक है तो खरगोश क्या होता है, इसका हमें ये संबंध बताना होता है। तो जैसे जिस तरीके से लोमड़ी चालाक होती है उसी तरीके से जो खरगोश होता है वो डरपोक होता है, यानी वो डरता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डरपोक। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला क्या दी गई है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं एक जगह पर। दोस्तों श्रृंखला सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 75, 81, 88, 96 और डॉट डॉट डॉट। अब 75 से 81, 81 से 88, 88 से 96 में क्या संबंध है, हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके बीच का अंतर देखते हैं। 75 से 81 तक जाने के लिए 6 जोड़े जाएंगे, तब जाके 75 से 81 होगा, यानी कि +6 यहाँ पर किया गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना, 88 करने के लिए क्या हुआ है, यहाँ पर 7 जोड़े गए हैं। 81 से 88 तक आने के लिए 7 जोड़े गए हैं। इसी तरीके से 88 से 96 तक आने के लिए 8 जोड़े जाएंगे और 96 से आगे अब अगली संख्या क्या बनेगी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस हो रहा है, उसके बाद फिर से 1 प्लस हो गया और अगली बार भी क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो जब 8 में 1 प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। इसी तरीके से 96 में जब हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 105। तो 105 आ जाएगा, 105 यहाँ पर डॉट डॉट के स्थान पर जो है आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा सही उत्तर है। 105 ही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो 105 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, विषम की पहचान कीजिए। पहचान करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं तो इसमें 2 जो लकीरें इसमें दिए गए हैं चिन्ह, इसमें 2 खाली हैं और तीसरे में जो भरा हुआ है। इसी तरीके से बी में जो है 1 खाली है और 2 इसमें भरे हुए हैं। सी में 2 खाली हैं, 1 भरा हुआ है और डी में भी 2 खाली हैं, 1 भरा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, इसमें जो 2 इसमें जो संकेत दिए गए हैं ये भरे हुए हैं, तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये बताने हैं। तो इसको हल करने के 2 तरीके होते हैं। ये सबसे पहला तरीका ये होता है, इसमें हम गिनती लिख लेते हैं, 1 जितने भी इसमें त्रिभुज दिए गए हैं, सबसे पहला त्रिभुज ये हो जाएगा, फिर 2, फिर 3 और 4 आ जाएंगे। लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या उसको 2 से गुणा कर देते हैं और जितनी संख्या आएगी वही त्रिभुज हो जाएंगे, अगर ये सिंगल बॉक्स बना है तो। अगर और दूसरा जो तरीका है, पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये होता है कि सबसे पहले ये 4 हो गई और इसको हम क्या करते हैं, गिनना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हम गिनेंगे तो पहले ही आपका ये हो जाएगा 1, 2 और 3 वाला, ये हो जाएगा आपका 5वां त्रिभुज। उसके बाद में दोस्तों आपका आ जाएगा 1, 4 और 3, ये जो है छठा आपका हो जाएगा, ये जो है आपका छठा त्रिभुज हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपका हो जाएगा 2, 3
और दो एक वाला ये आपका 7वां हो जाएगा, और फिर 1 4 और जो ये 3 वाला है जिसको मिला के 8वां हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 8 त्रिभुज इसमें सही ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप दो तरीके से इसे हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको लुप्त संख्या पहले में कैसे आई है इसे पता करना होता है। जैसे यहाँ पे 16 दिया गया है, 8 है, 4 है, 3 है और बीच में 1 है। सबसे बड़ी संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं और प्लस यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद में माइनस करेंगे बाकी की जो अन्य संख्याएं हैं, जैसे कि 8 + 4 + 3। तो यहाँ पे जब हम सबको जोड़ेंगे तो 16 माइनस आ जाएगा आपका 8 4 12 3 15 बराबर 1। यानी जो 1 आया है ये सबसे बड़ी संख्या में से बाकी की 3 संख्याओं को घटाने पर ये जो 1 है ये प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से दूसरे में भी हम करते हैं, 20 माइनस 4 + 5 + 3। तो 4 5 9 हो जाएगा, 9 3 12। तो यहाँ पे बचेंगे 8। तो 8 इसका आ रहा है, यानी कि ये जो इसकी ट्रिक है वो काम आ रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा ऑप्शन कथन दिया गया है वो उसको हम चेक करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है दोस्तों, तीसरे में दिया गया है कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 18। सबसे बड़ी संख्या 18 है, तो 18 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस करते हैं हम बाकी की 3 संख्याओं को, 6 + 4 + 5। 6 + 4 + 5 हो जाएगा 15। 18 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, AZCX अनुपाते BYDW। उसी तरीके के बाद समानुपात दिया गया है HQJO और अनुपाते, उसमें खाली स्थान यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब इसको कैसे हल करना है, जैसे कि A जो होता है उसका जो क्रमांक होता है ABCD में वो 1 होता है, Z 26 होता है, C 3 होता है और X जो होता है वो 24 नंबर पे होता है। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, A से B तक जाने के लिए हम यहाँ पर +1 किए हैं। उसके बाद Z से Y तक जाने के लिए क्या किया गया है, -1 किया गया है। इसी तरीके से C से D तक जाने के लिए +1 किया गया है और X से W तक जाने के लिए -1 किया गया। यानी कि क्या हुआ है यहाँ पर +1 -1 +1 -1 ये किया गया है। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। +1 पहले, सबसे पहले यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं HQJO। H में जब हम +1 करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, I आएगा। Q में -1 करेंगे तो P आएगा। J में +1 करेंगे तो K आएगा और O में -1 करेंगे तो N आएगा। तो I P K N ऑप्शन नंबर C में है, तो ऑप्शन नंबर C इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न है। A B की बहन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ट्री बनाते हुए चलते हैं। जब ब्लड रिलेशन होता है तो इसमें अगर पुरुष है तो उसको प्लस से लिखते हैं, अगर महिला है तो उसे माइनस से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, A जो है वो B की बहन है। A B की बहन है, यानी A माइनस है और B का तो जेंडर पता ही नहीं है तो इसे कुछ नहीं लिखते हैं। C B की माता है, C B की माता है यानी कि C का जेंडर पता है। D C का पिता है, D C का पिता है यानी D का भी जेंडर पता है। और E जो है वो D की माता है, E जो है वो D की माता है यानी इसका भी जेंडर पता हुआ है। बताना क्या है, A का D से क्या संबंध है, A का D से क्या संबंध है ये बताना है। देखिए A B भाई बहन या बहन बहन हो सकते हैं। C A की माता है और D जो है C के पिता हैं, यानी कि A के ये नाना हो सकते हैं, A के नाना है और जो ये D है ये A इनका नातिन हो जाएगी क्योंकि माइनस है यानी कि बहन है A B की। तो ऑप्शन नंबर जो D है वो सही हो जाएगा, नातिन। ऑप्शन नंबर इसका जो D है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नातिन। प्रश्न नंबर 8 है,
यहाँ पर कथन दिए गए हैं। कथनों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गोले के हिसाब से हम जैसे लिखा होता है वैसे करते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी कारें जीप हैं, ये लिखना है। कारें जो हैं सबसे पहले हम लिख लेते हैं कारें, सभी कारें क्या हैं, जीप हैं, जीप लिख लिए। उसके बाद दूसरे कथन में दिया गया है सभी जीप 4 पहिया हैं, यानी कि 4 पहिया हैं सभी जीप। तो जितनी भी जीप हैं वो सभी 4 पहिया हैं। अब निष्कर्ष में क्या दिया गया है, सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया कारें हैं। तो जो पहला वाला निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कारें हैं वो सभी नहीं हैं, सभी नहीं हैं। कारें कितनी हैं दोस्तों, कारें मात्र ये हैं इतनी, और 4 पहिया तो ये सारी हैं, लेकिन कारें सिर्फ इतनी हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ 4 पहिया जीप हैं, यानी कि कुछ हैं, कितनी जीप हैं, ये इतनी जीप हैं। तो 4 पहिया तो पूरा है, लेकिन इतने में से इतनी जो है वो जीप हैं, तो कुछ 4 पहिया जीप हो जाएंगे। तो जो कथन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 इसमें अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कीजिए। जो इसमें प्रश्न क्या होगा कि प्रश्न आकृति किसमें समाहित है, ये प्रश्न होना चाहिए था, प्रतिरूप को पूरा करना नहीं है। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से ये वाली जो आकृति है वो किसमें है ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं, इसको बना के देखते हैं सबसे पहले किसमें होगा। आपका ये यहाँ से आया हुआ है तो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी का हम बना के देखते हैं ऐसे ही। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से ये आ रहा है। तो जो ये आकृति है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। शब्द कौन कौन से हैं, बीज, मिट्टी, फल, पुष्प, पौधा। यानी अगर कोई हम फसल तैयार करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, हमें फसल तैयार करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। यानी सबसे पहले किसी की ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी होने के बाद में हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है, यानी मिट्टी के बाद हमें बीज की आवश्यकता होगी। बीज जब हम डालते हैं तो उसमें पौधा बनता है, यानी पौधा बनेगा। पौधा बनने के बाद में उसमें पुष्प आते हैं, और पुष्प आने के बाद में फल बनता है। यानी कि सबसे पहले मिट्टी होगी, फिर बीज, फिर पौधा, फिर पुष्प और फल। मिट्टी किस नंबर पे है, 3 नंबर पे। बीज किस नंबर पे है, 1 पे। पौधा 4 पर, पुष्प 2 पर, और फल जो है 5 पर। यानी 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, बाजार में कथन दिया गया है, बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, यानी महंगाई के कारण सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, जैसे आजकल टमाटर के। निष्कर्ष 2 दिए गए हैं, सब्जियां एक दुर्लभ पदार्थ होती जा रही हैं। दुर्लभ जो शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, इसका मतलब है कि ख़रीदा नहीं जा सकता, इतनी महंगी हो गई सब्जी कि ख़रीदा नहीं जा सकता, मिल नहीं रही है। तो दुर्लभ तो सब्जियां नहीं हैं। 200 रुपये किलो हुआ टमाटर, तो क्या हुआ, लोग ख़रीद रहे हैं आज भी। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, लोग सब्जियां नहीं खा सकते। लोग सब्जियां नहीं खा सकते, महंगी हो गई सब्जी तो क्या सब्जियां नहीं खा सकते हैं, खा सकते हैं बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत हो जाएगा, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 उपयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्टी को 51 32 468 लिखा जाता है तो पावर्टी को 71 92 068 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम इससे लिख के देखते हैं हॉर्स को। देखिए यहाँ पर आपका ऑनेस्टी दिया गया है, और यहाँ पर एच के लिए 5 का यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। उसके बाद ऑनेस्टी में ही ओ दिया गया है, और सेकंड में ओ के लिए जो है 1 का प्रयोग किया गया है, तो 5 और 1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
उसके बाद आर है, आर जो है पावर्टी में पीछे से तीसरे स्थान पे है और यहाँ पर पीछे से तीसरे स्थान पर जीरो प्रयोग किया गया है आर के लिए, तो हम यहाँ पर जीरो कर देते हैं। उसके बाद एस ऑनेस्टी में दिया गया है पीछे से तीसरे स्थान पे और इसमें पीछे से तीसरे स्थान पे 4 है, यानी कि एस के लिए 4 का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद में ई का प्रयोग जो है पावर्टी में चौथे स्थान पर किया गया है। चौथे स्थान पर पावर्टी में 2 अंक जोड़े उसके लिए रखे गए हैं, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, यानी कि 51,042 जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बन रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कीजिए। भिन्न की पहचान करना है इसमें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या देखते हैं क्या इसमें भिन्नता होगी। यहाँ पर 123 दिया गया है, यहाँ पे 273 दिया गया है। अगर हम इसमें कुछ जोड़ते हैं या माइनस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 273 माइनस 130 किए तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 150, यानी कि 123 में 150 प्लस किया गया। चलो दूसरा ऑप्शन भी हम इसे चेक करते हैं, ये ए हो गया और दूसरा ऑप्शन बी है 280 430। 430 में से 280 माइनस करेंगे अगर तो 0 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी ये ट्रिक काम आ रही है। 150 प्लस हो रहे हैं। इसी तरीके से 198 से 48 घटाते हैं, 198 से 48 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 5 9 में से 4 गए हैं तो 5 बचेगा और यहाँ पर 1, यानी कि ये तीनों तो सही हैं। 153 वाले को भी हम करके देख ही लेते हैं। 153 वाला हम करते हैं यहाँ पे, 193 माइनस 53, 3 में से 3 गए 0 बचे, 9 में से 5 गए 4 बचे, 1, यानी यहाँ पे 140 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 153 और 193। यानी समझ में आ गया होगा, सभी में 150 जो हैं जोड़े गए हैं और ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें मात्र 140 जोड़े गए हैं, इसलिए यह बाकी के तीनों से भिन्न है। प्रश्न नंबर 14 है, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला गया। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है ये बताना है। दोस्तों दिशा दूरी वाले जो प्रश्न होते हैं इनको हल करने के लिए सबसे पहले हमें दिशा और दूरी पता होनी चाहिए, कौन सी दिशा किस तरफ होती है। तो इससे याद करने के लिए आप सबसे पहले इस तरीके का एक निशान बनाएंगे और ऊपर लिख लेंगे उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। तो ये हमारी दिशाएं होती हैं, चाहे जहाँ पे रहें ऐसी ही दिशाएं रहेंगी। एक आदमी अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए आदमी यहाँ पे है, यहाँ से अपनी कार से 50 किलोमीटर पूर्व की ओर वो गया। फिर यहाँ पर जो इसका दायां होगा वो नीचे वाला दायां होगा और ऊपर वाला जो है वो बायां है। वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर गया दाएं घूम के। फिर पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर गया, पश्चिम की ओर गया 10 किलोमीटर। पश्चिम जो है इधर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पश्चिम है, तो पश्चिम की ओर इधर गया 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ गया। तो बताना है कि वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूर है। तो ये आरंभिक स्थल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे डॉट डॉट करके एक लाइन बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ये है और ये है ये बराबर हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर इधर भी है, 30 किलोमीटर इधर भी है। 50 किलोमीटर इधर है, 10 किलोमीटर यहाँ पे है, यानी कि बाकी का 40 होगा। 30 और 40 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उत्तर, यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो बताना है आरंभिक स्थल ज्ञात करना है, तो आरंभिक स्थल ज्ञात करने के लिए हम 30 का स्क्वायर करेंगे और 40 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 त्रिका 9, यानी कि 30 तिहाई कितना हो जाएगा 900 प्लस 4 चौको 16, 1600 हो जाएगा। ठीक, तो इससे अगर हम जोड़ते हैं तो कुल मिला के हो जाता है आपका 16 9 25
2500 हो जाएगा। 2500 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आएगा 50। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर को अगर हम जोड़ते हैं तो 900 प्लस 1600 आएगा, और इसको जोड़ने पर आएगा कुल मिला के 2500। 2500 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 50 आता है, और 50 किलोमीटर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि वो व्यक्ति जो है अपने आरंभिक स्थल से 50 किलोमीटर किस तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा। और उसका अगर यहाँ पे ये भी पूछ लेता है उसका मुंह किस तरफ है, तो पश्चिम की ओर उसका मुंह होगा, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, नीचे एक पासा दिया गया है और इसके प्रारूप को दर्शाया गया है। इसमें अंक जो हैं 4 के विपरीत क्या आएगा ये बताना है। दोस्तों, पासा के इस तरीके के जो प्रश्न हैं इनको हल करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पासा होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक पासा होता है साधारण और एक होता है मानक पासा। तो जो साधारण पासा होता है, साधारण पासे में जो निकटवर्ती सतह होती है पासे की, जैसे कि मान लीजिए ये एक पासा है, बना नहीं पा रहे हैं दोस्त, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक पासा है और यहाँ पर दिया गया है 5, यहाँ पर दिया गया है 2 और यहाँ पर दिया गया है आपका 3। तो निकटवर्ती जो ये दोनों हैं इनका जो योग करेंगे तो 7 आएगा। जिस भी पासे में निकटवर्ती की सतहों का योग जो है 7 आ रहा हो वो साधारण होते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा पासा है जिसके निकटवर्ती सतहों का योग जो है वो 7 नहीं आ रहा है, जैसे कि 4, 2, 1, इस तरीके से अगर है, तो इन निकटवर्ती जो सतह होती हैं इनका जो योग है वो 7 नहीं आएगा। अगर हम 4 उसको 2 से जोड़ते हैं तो 6 आएगा, 2 का 1 से जोड़ते हैं तो 3 आएगा, 4 का 1 से जोड़ते हैं तो 5 आएगा। तो इस तरीके से इसमें जो है इनका जो योग है निकटवर्ती सतहों का वो 7 नहीं आ रहा, तो ये मानक पासा होते हैं और ये साधारण पासा होते हैं। तो ये क्या है, ये एक साधारण पासा है, क्योंकि अगर हम 4 को 3 से जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये एक साधारण पासा है। ये बात समझ में आ गई। यानी जो पासा होते हैं 2 होते हैं, एक साधारण पासा होता है और एक मानक पासा होता है। तो मानक पासे में जो आसपास की सतह होती है उनको जोड़ने पर 7 नहीं मिलता है, और जो साधारण पासा होता है उनको जोड़ने पर 7 मिलता है। तो जैसे कि मान लीजिए 4 + 3 को हम जोड़ते हैं तो 7 आता है, तो ये साधारण पासा है। बताना क्या है, अंक जो 4 है, अंक जो 4 है, 4 अंक के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा ये बताना है। तो साधारण पासा होता है, इसमें क्या होता है कि जो अंक छिपे हुए हैं, जो अंक छिपे हुए हैं उनमें से कोई भी अंक उसका जो है विपरीत फलक पर हो सकता है। तो 4 का जो विपरीत फलक पे हो सकता है वो हो सकता है 1 हो, 5 हो या 6 हो, कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, तनाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, हानिकारक होता है। निष्कर्ष में दिया गया है, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए, यानी कि पहला तो सही है, अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो तनाव मुक्त रहना चाहिए। दूसरा है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है, ये बात भी सही है। यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य होता है व्यक्ति का, वो उसका जो तनाव है वो उस पर निर्भर करता है, जो भी वो अनुभव करता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के लिए, किसी के बीच में बैठने के लिए तनाव नहीं अनुभूत कर रहा है तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अगर तनाव में रहता है तो वो अस्वस्थ रहेगा। यानी कि दोनों निष्कर्ष इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।